हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर हम आपको नमस्ते करते हैं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम में से कुछ लोगों को खास लोग करार दिया गया है और हमें खास लोग करार दिया गया है बड़ी बड़ी ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स की वजह से जो हमें मिली हैं और बड़े बड़े मौके भी हमें दिए गए हैं। अब ये कहा जा सकता है कि शायद हम पर बड़ा कर्म सवार है या फिर हमें बुजुर्गों की दुआएं मिली हैं या पूर्व पुण्य आप कह सकते हैं, और इसलिए उस वजह से हमारी कुंडली मुबारक है। हमारे पास बड़े प्लेसमेंट्स हैं और वो बचपन से ही शुरू हो सकते हैं, जहां हम बहुत बड़े खानदानों में पैदा हुए हों, बड़ी वंशावली और बड़ा नाम लेकर, और कुछ बड़े खानदानों में पैदा होने की वजह से जिंदगी की शुरुआत भी बहुत अच्छी हो जाती है। सारे जरिए हमारे लिए मौजूद होते हैं। इसके ऊपर अगर हमारे अपने ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं तो और भी बेहतर है। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स जैसा कोई गरीब खानदान में नहीं पैदा हुआ था, बल्कि एक अच्छे खासे खानदान में, या फिर मुकेश अंबानी जैसा कोई भी धीरूभाई अंबानी के खानदान में पैदा हुआ है। और धीरूभाई अंबानी भी एक बड़े उद्योगपति थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी कहानी गरीबी से अमीरी तक की थी। और इस तरह हमें बहुत सी कहानियां मिलती हैं जहां लोग बहुत इज्जतदार खानदानों में पैदा हुए, हालांकि वो बड़ा कुछ नहीं कर पाए तमाम जरिए और मदद के बावजूद जो उन्हें दी गई, लेकिन उनमें से कुछ ने असाधारण काम भी किए हैं। अब ये खास सलूक लोगों के साथ क्यों है? क्योंकि न सिर्फ उनका कर्म अच्छा हो सकता है, उन्हें बुजुर्गों की दुआएं या पूर्व पुण्य भी मिला हो सकता है, बल्कि इस जन्म में भी दुनिया में बड़े बड़े अच्छे काम करने का एक मौका है। और इसलिए वो मौके ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स के जरिए दिए जाते हैं, वो ताकतें उन्हें दी जाती हैं, वो योग भी उन्हें दिए जाते हैं। अब उन पर निर्भर है कि वो उनका कितना इस्तेमाल करते हैं या नहीं। हालांकि वो बरकत ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स और ताकतों के रूप में उन्हें पहले ही दे दी गई है। अब हम कैसे देखें कि ऐसे मुबारक लोग कौन हैं? अब ये समझना आसान है जब आप कोई कुंडली देखें, और अगर आपको ज्योतिष की काफी जानकारी है तो पहले 30 से 40 सेकंड में पता चल जाएगा, या फिर 1 मिनट के अंदर। असल में बहुत अच्छे ज्योतिषी तो पहले 15 से 20 सेकंड में ही कह सकते हैं, वाह ये तो बड़ी कुंडली लगती है, और 1 मिनट के अंदर वो इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं कि इसमें बहुत कम खोट हैं। तो ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स बताएंगे कि आप मुबारक इंसान हैं या नहीं, और ऐसे मुबारक लोगों के लिए बहुत ही ताकतवर योगकारक बड़ी बरकत हैं। और लोगों को बड़े योगकारक कब मिलते हैं? बड़ी ताकतों के रूप में। और ये ताकतवर योगकारक कौन से हैं? दरअसल सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी 5 ग्रह ज्यादा ताकतवर योगकारक हैं। सूर्य और चंद्रमा भी ताकतवर योगकारक हो सकते हैं, लेकिन और भी ताकतवर योगकारक वो दूसरे 5 ग्रह हैं, जो हैं बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। ऐसा क्यों है कि हालांकि ये 2 ज्योतिष बहुत बहुत ताकतवर हैं, फिर भी दूसरे 5 ग्रह कुछ हालात में सूर्य या चंद्रमा की क्षमता को पछाड़ देते हैं सबसे ताकतवर नतीजे देने में? इसकी सादी वजह यह है कि ये दूसरे 5 ग्रह 2-2 भावों के स्वामी होते हैं, और अगर वो एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव दोनों पर एक साथ राज करते हैं तो वो सबसे ताकतवर योगकारक बन जाते हैं। और ये बात तमाम किताबों में कही गई है। करीब करीब हर ज्योतिषीय किताब में कहा गया है कि जो ग्रह किसी केंद्र भाव और किसी त्रिकोण भाव दोनों का स्वामी हो वो बहुत बहुत ताकतवर योगकारक होता है। और अगर ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव का स्वामी है अच्छे प्लेसमेंट में चला जाए तो बहुत काम राशिचक्र ने खुद कर दिया है। वो कुंडली मुबारक हो जाती है, और जितना अच्छा प्लेसमेंट होगा उतनी अच्छी जिंदगी या मौका उस इंसान को मिल सकता है। अब इन 5 ग्रहों में से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि 3 बहुत बहुत खास योगकारक हैं, या सबसे ताकतवर योगकारक हैं। अब शायद कोई सोचे कि इन 5 में से लाभकारी ग्रह बुध, शुक्र और गुरु वो हो सकते हैं जिन्हें सबसे ताकतवर योगकारक कहा जा सकता है। ये बात शायद 40% तक सच है, 50% भी नहीं, क्योंकि सबसे ताकतवर योगकारक दरअसल 2 पापी ग्रह हैं।
और ये दरअसल सबसे पापी ग्रह हैं, जो हैं मंगल और शनि, और बाकी तीनों में से एक लाभकारी ग्रह, बाकी तीनों में से जो दो दो भावों के स्वामी हैं, जो है शुक्र। शुक्र को सबसे ताकतवर योग कारक कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि देने की सबसे बड़ी क्षमता शुक्र की है। दरअसल शुक्र गुरु से भी बड़ा जीवनदाता है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य हैं, या उसमें किसी को जीवित करने की क्षमता है, क्योंकि उसे संजीवनी का ज्ञान है, जो गुरु के पास भी नहीं है। तो शुक्र तीसरा ताकतवर योग कारक है, और भौतिक संपत्ति के मामले में शुक्र सबसे ज्यादा दे सकता है। लेकिन मंगल और शनि इतने ताकतवर योग कारक क्यों हैं? दरअसल वो शुक्र को भी पछाड़ देते हैं, और मंगल और शनि में से मंगल शनि को भी पछाड़ देता है। तो उस क्षमता में मंगल को नंबर 1 योग कारक, शनि को नंबर 2 और शुक्र को नंबर 3 रखा जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ राशिचक्र की बनावट की वजह से, कालपुरुष लग्न और दूसरे लग्नों की बनावट की वजह से भी। तो मंगल एक खास योग कारक या सबसे ताकतवर योग कारक क्यों है, उसके बाद शनि और फिर शुक्र। हालांकि भौतिक तौर पर निश्चित ही शुक्र सबको मात देता है। तो चलो ये समझने में कूदते हैं कि किन हालातों में मंगल बहुत बहुत ताकतवर योग कारक बनता है, और फिर शनि और फिर शुक्र। मंगल के सबसे ताकतवर योग कारक होने की वजह या एक ताकतवर योग कारक ये है कि मंगल 5वें और 10वें भाव दोनों का स्वामी है, और हम जानते हैं कि मंगल को 10वें भाव में अपनी सबसे ताकतवर दिशाबला मिलती है, और 4 केंद्र भावों में पहला, चौथा, 7वां और 10वां हम जानते हैं कि 10वां भाव सबसे ताकतवर केंद्र भाव है, और 5वां भाव वो भाव है जो आपको पसंद आता है, जो आपको करना पसंद है, उसे करने का भाव। इसके अलावा संतान का भाव, प्रेम प्रसंग का भाव और निवेश का भाव भी। तो अगर आप अपने प्रेम प्रसंग में बहुत भाग्यशाली हैं, जहां आप अपनी संतान में बहुत भाग्यशाली हैं, आप अपने निवेश में बहुत भाग्यशाली हैं, तो प्रेम जीवन साथी के रूप में सुंदर और संपन्न संतान, स्वस्थ संतान और आपके निवेश आपको अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, और आपका करियर भी बहुत अच्छा करने का मौका दे रहा है। इससे ज्यादा आप और क्या चाहेंगे? तो कर्क एक बहुत ही शुभ लग्न है, इस नजरिए से कि सबसे ताकतवर योग कारक को राशिचक्र की बनावट की वजह से मंगल को 5वें और 10वें भाव का स्वामी बनाकर सबसे ताकतवर प्लेसमेंट दिया गया है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि कर्क भी एक बहुत खास लग्न है? वजह यह है कि महान लोगों में से जो इस धरती पर रहे और चले, सबसे शुभ कुंडली भगवान राम की कुंडली मानी जाती है, जो सूर्यवंशी राजा भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष भी माने गए। तो जब आप भगवान राम की कुंडली देखें तो वो कर्क लग्न में पैदा हुए थे, और उनका मंगल 7वें भाव में उच्च का था। अब ग्रह वो अलग कहानी है। हालांकि जब हम यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं, तो आइए थोड़ी और बात करते हैं कि ये इतना शुभ प्लेसमेंट क्यों है। इससे भी ज्यादा शुभ प्लेसमेंट मंगल के 7वें भाव में उच्च होने से भी ज्यादा मंगल का मेष राशि में, अपनी ही राशि में, और 10वें भाव में रुचक महापुरुष योग में जाना है। और अगर आप भगवान राम का जीवन देखें तो 7वें भाव में और उच्च स्थिति में होने के कारण उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ा जहां वो दाम्पत्य जीवन से वंचित रहे, और इसलिए क्योंकि उन्हें अपने प्रेम जीवन के लिए लड़ना पड़ा, उन्हें अपनी पत्नी के लिए लड़ना पड़ा, और उन्हें दुश्मनों से लड़ना पड़ा, और उच्च मंगल ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी। हालांकि सामान्य हालात में मंगल 10वें भाव में बहुत बेहतर जगह पाता है, जहां उसे सबसे ज्यादा दिशाबला मिलती है। 7वें भाव पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, और करियर में, कार्यक्षेत्र में वो बहुत बहुत अच्छा करता है। दूसरी बात, मंगल का 10वें भाव में जाना 7वें भाव में उच्च होने से भी बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि 7वें भाव में मंगल 5वें भाव से तीसरे भाव में जाता है, जिसका मतलब है कि इंसान को अपने प्रेम प्रसंग में, संतान और निवेश के मामले में मिलने वाले नतीजों के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। तो कर्क लग्न वाले जातक के लिए सबसे ताकतवर प्लेसमेंट मंगल का 10वें भाव में हो सकता है। दूसरे शुभ स्थान भी हैं, जैसे मंगल का 9वें भाव में जाना, फिर एक त्रिकोण भाव, जबकि वो एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव का स्वामी है। हालांकि यहाँ मंगल जल राशि में है।
मंगल का 11वें भाव में होना भी कर्क लग्न वाले जातक के लिए ताकतवर प्लेसमेंट है, क्योंकि ये धन भाव है, लेकिन इसमें शनि की ऊर्जा है। लग्न में ये चौथे भाव में नीच हो जाता है, जो कर्क का स्वाभाविक भाव है। ये अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ये सिंह राशि में दूसरे भाव में भी अच्छे नतीजे दे सकता है। तो कर्क लग्न वाले जातक के लिए सबसे ताकतवर योग कारक मंगल सबसे ताकतवर योग कारक के रूप में खड़ा है, और वो मुबारक स्थिति है। अगर मंगल कर्क लग्न वाले जातक के लिए मजबूत हो। अब सिंह लग्न वाले जातक के लिए हालत थोड़ी बदल जाती है, जहां मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी होने की वजह से एक बहुत ताकतवर योग कारक बना रहता है। लेकिन ये कर्क लग्न से थोड़ा कमतर स्थान है, क्योंकि यहाँ मंगल चौथे भाव का स्वामी है, और चौथे भाव में मंगल सबसे ताकतवर प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि की ऊर्जा होती है, जहां मंगल नीच होता है, और मंगल का उच्च स्थान छठे भाव में है, न कि लग्न में या 7वें भाव में, जो 7वें भाव के बजाय जो कर्क लग्न वालों के लिए संभव है। मंगल मकर राशि में 7वें भाव में उच्च होता है, तो ये कर्क राशि में अपने योग कारक स्थान से एक कदम नीचे हैं। हालांकि ये अभी भी बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है, जहां मंगल घरेलू जीवन संपत्तियों जैसे मकान, गाड़ियां, जेवर, उसकी मानसिक शांति, उसका घरेलू सुख, चौथे भाव का और 9वें भाव का शिक्षा, यात्रा, विदेशी ग्राहकों के साथ काम, अलग संस्कृतियों के लोग, आध्यात्मिकता, दोनों का स्वामी है। तो ऐसा इंसान अगर मंगल दूसरे भाव में या 10वें भाव में या 5वें भाव में या 11वें भाव में या दोनों केंद्र भावों में, दोनों केंद्र या त्रिकोण भाव अपनी ही राशि में भी अच्छा चले, तो बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। जहां ये आपको बड़े मकान, कई मकान, दरअसल 2-3 जायदादें, कई गाड़ियां, भूमि संपत्ति, साथ ही बहुत ऊंची शिक्षा और अच्छी डिग्री का मौका दे सकता है। हालांकि इससे इंसान को शिक्षा में संघर्ष भी करना पड़ता है और प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब एक तरफ संपत्तियां कमाना, साथ ही शिक्षा कमाना। फिर चलो दूसरे योग कारक शनि पर आते हैं। शनि वृषभ लग्न वाले जातक के लिए भी एक ताकतवर योग कारक है, क्योंकि शनि त्रिकोण भाव जो 9वां भाव है और केंद्र भाव जो 10वां भाव है, दोनों का स्वामी है। ये बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है, क्योंकि इससे शनि एक स्वाभाविक धर्म कर्माधिपति योग प्लेसमेंट का मालिक बन जाता है, क्योंकि 9वें भाव धर्म और 10वें भाव कर्म का स्वामी होता है। और अगर शनि यहाँ 10वें भाव में चला जाए तो ये ताकतवर प्लेसमेंट है, या फिर 11वें भाव में या दूसरे भाव में भी, 5वें भाव में भी, ये वृषभ लग्न वाले जातक के लिए बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है, जहां इंसान बहुत धैर्य से, बहुत मेहनत से, बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करेगा और बहुत मेहनत, सब्र, अनुशासन, संरचना और अनुशासन के जरिए अपने करियर में सबसे ऊंचे मुकामों तक पहुंचता है। ये बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है किसी इंसान का बहुत ऊंचे पदों पर, प्रशासन में, सरकार में और उद्योग में भी। अब उसके एक कदम नीचे वृषभ लग्न वाले जातक के तुला लग्न वाले जातक हैं, जहां शनि एक ताकतवर योग कारक बना रहता है, लेकिन एक कदम नीचे, क्योंकि अब ये चौथे और 5वें भाव का स्वामी है और 10वां भाव इसके लिए वृषभ लग्न वाले जातक के लिए स्वाभाविक स्थान है, इसलिए ये वहां खास है। हालांकि ये तुला लग्न वाले जातक के लिए अभी भी एक ताकतवर योग कारक है, जो इंसान को बहुत सारी भौतिक सुविधाएं, भूमि संपत्ति, घर में स्थिरता देता है। घर पर ज्यादा उथल पुथल या चुनौतियां नहीं होती और इंसान का घर पर लंबा, सुखी और स्थिर जीवन हो सकता है और संतान और निवेश में बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। साथ ही ये कर्क लग्न वाले जातक की तरह अचानक बड़ा पैसा कमाने वाला निवेश प्लेसमेंट नहीं है, जैसा मंगल दे सकता है, लेकिन ये वो संपत्ति है जो समय के साथ साथ चालाक और बुद्धिमानी भरे निवेश करके बनती है। तो शनि वृषभ और तुला दोनों के लिए एक बहुत ताकतवर योग कारक है। और आखिर में सबसे उच्च और बड़ी संपत्ति वाला प्लेसमेंट मकर लग्न वाले जातक के लिए शुक्र का है, क्योंकि शुक्र वृषभ के 5वें भाव और तुला के 10वें भाव का स्वामी है, जिन दोनों का वो स्वामी है। और हाँ, फिर 5वां भाव निवेश का और वृषभ राशि में जो धनराशि है,
तो ये कला, मीडिया, निवेश, यहाँ तक कि पति पत्नी या संतान के साथ साझा संपत्ति में भारी पैसा दे सकता है। साथ ही बेहतरीन करियर, खास तौर पर रिश्तों पर बना हुआ। तो अगर मकर लग्न वाला जातक खास तौर पर शुक्र को ताकतवर प्लेसमेंट में रखता है, चाहे 5वें भाव में या जहां वो उच्च हो, या दूसरे भाव में जिसमें कुंभ ऊर्जा है, या 12वें भाव में जिसमें मीन ऊर्जा है, शुक्र बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन ये अपने मूल त्रिकोण राशि में 10वें भाव में सबसे बेहतर करता है, जहां ये बहुत सफलता, भौतिक सफलता, रिश्तों का इस्तेमाल करके या रिश्तों की रीढ़ के साथ दे सकता है, जहां इंसान आईटी, कंप्यूटर, घरेलू उपकरणों और विलासिता की चीजों में भी बहुत बहुत अच्छा कर सकता है। तो शुक्र के लिए बहुत बहुत ताकतवर योगकारक प्लेसमेंट है अगर ये इनमें से किसी भी भाव में आए, दूसरा, 10वां, यहाँ तक कि लग्न या दूसरा भाव, तीसरा भाव या 12वां भाव। अब एक कदम नीचे कुंभ राशि में प्लेसमेंट है। हालांकि मैं इसे मकर से भी थोड़ा बेहतर मानता हूँ। हालांकि यहाँ शुक्र 10वें भाव का स्वामी नहीं है। वजह यह है कि शुक्र चौथे भाव का कारक है, खास तौर पर भौतिक सुविधाओं के मामले में। तो यहाँ जिस इंसान का कुंभ लग्न है, उसके पास बहुत बड़ी संपत्तियां हो सकती हैं। एक सुंदर मकान, असल में उसका मकान पूरे इलाके में सबसे अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छी स्थिति में, शायद पूरे शहर और कस्बे में उस इंसान के पास सबसे अच्छा कस्बा, सबसे अच्छा मकान, सबसे अच्छी जायदादें, बड़ी गाड़ियां, आलीशान गाड़ियां, जेवर, एक सुंदर जीवन साथी और हर तरह की विलासिता उसे मिलती है। दूसरी बात, इंसान अपनी शिक्षा के जरिए भी बहुत बहुत अच्छा कर सकता है और बेहतरीन बौद्धिक दिमागों और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ भी उठ बैठ सकता है। तो कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र का प्लेसमेंट भी बहुत बहुत ताकतवर है, खास तौर पर अगर ये चौथे भाव या 9वें भाव में आए, या लग्न में या दूसरे भाव में, जहां ये अपार पैसे का प्लेसमेंट है, 5वें भाव में मिथुन में या 11वें भाव में धनु में, और थोड़ा कमतर लेकिन फिर भी ताकतवर स्थिति में शुक्र 12वें भाव में। कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सबसे खराब स्थिति वो हो सकती है जब शुक्र योगकारक होते हुए नीचता की स्थिति में लेकिन 8वें भाव में चला जाए। ये है कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सभी स्थितियों में से शुक्र का 8वें भाव में जाना और उसकी नीच राशि में ये सबसे परेशानी भरी स्थिति है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कर्क लग्न वाले जातक, सिंह लग्न वाले जातक, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ के लिए मंगल, शनि और शुक्र के त्रिकोण और केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण ये बहुत खास बरकत है जो किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे लग्न को नहीं दी गई है। मैं कहूँगा, मिसाल के लिए मेष लग्न वाले जातक के लिए मंगल अभी भी एक ताकतवर योगकारक है, लेकिन कर्क लग्न जितना ताकतवर नहीं, क्योंकि कर्क लग्न वाले जातक के लिए ये एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव का स्वामी है। लेकिन मेष लग्न वाले जातक के लिए, जहां मंगल न केवल लग्नपति है बल्कि लग्न में मूल त्रिकोण राशि की ऊर्जा भी रखता है, मंगल 8वें भाव का भी स्वामी है, तो ये मंगल के लिए एक कदम नीचे हैं। लेकिन ये कर्क लग्न वाले जातक के लिए योगकारक के रूप में सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, खास तौर पर अगर ये 10वें भाव में जाता है। तो इन विभिन्न लग्नों में से ये 6 लग्न मुबारक लगते हैं जहां ताकतवर योगकारक दिए गए हैं, और अगर शनि, मंगल या शुक्र के ताकतवर प्लेसमेंट भी दिए गए हों तो ये बहुत बहुत मुबारक स्थिति हो सकती है। अब बुध और गुरु, मंगल, शनि या शुक्र जितने ताकतवर योगकारक क्यों नहीं हो सकते, हालांकि वो भी 2 केंद्र भावों के स्वामी हो सकते हैं। मिसाल के लिए बुध 2 केंद्र भावों का स्वामी हो सकता है, मिथुन के लग्न के रूप में या कन्या के लग्न के रूप में। इसी तरह गुरु भी 2 केंद्र भावों का स्वामी हो सकता है, जहां वो धनु या मीन लग्न वाले जातक के लिए भी ताकतवर योगकारक हो सकता है। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि जब आप लग्न देखते हैं तो केवल जब बुध या गुरु मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न वाले जातक के लिए लग्न का स्वामी होते हैं, तब वो ताकतवर योगकारक हो सकते हैं, क्योंकि लग्न को त्रिकोण भाव माना जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से त्रिकोण भाव नहीं है जैसे 5वां और 9वां भाव, और इसलिए इसमें त्रिकोण भाव की बजाय ज्यादा ताकतवर केंद्र भाव की ऊर्जा है। तो 2 केंद्र भावों के स्वामी होने के बावजूद वो मिथुन, कन्या,
धनु या मीन के लिए अभी भी ताकतवर योग कारक हो सकते हैं, लेकिन एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव का मालिक होने जैसा नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि केंद्र भाव आपकी जिंदगी के खंभों की तरह हैं, वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, आप उन नतीजों पर काबू नहीं पा सकते जो केंद्र दे सकते हैं। लेकिन त्रिकोण भाव आपको ज्यादा सुरक्षा देते हैं, आपके पास बेहतर करने का ज्यादा मौका होता है, और इसलिए एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव को योग कारक के रूप में रखना या उस प्लेसमेंट का स्वामी और फिर कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट में जाना, ये एक बरकत है जो केवल खास लग्नों वाले लोगों को दी गई है। तो अगर आप इन 6 लग्नों में से किसी के हैं, कर्क, सिंह, वृषभ, तुला, मकर या कुंभ, तो आप एक मुबारक स्थिति में हैं, और अगर वो ग्रह भी अच्छे से प्लेसमेंट हैं तो वो मौका आपको दिया गया है। इन ग्रहों के प्लेसमेंट को समझें कि वो आपको कौन से मौके दे रहे हैं और फिर उन्हें अपने फायदे के लिए दोहराएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे लिंक दिए गए हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, अपनी बात समाप्त करते हुए। नमस्कार, शुक्रिया।